नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जीआरएफ विजन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। अपने यूजीसी नेट प्रथम प्रश्न पत्र इसकी सीरीज चल रही थी, जिसमें अपने यूनिट नंबर 9 पीडी जिसके कन्वेंशंस है वो आज कंप्लीट करने वाले हैं। जो बाकी के दो, एक मॉन्ट्रियल कर लिया था और उसके बाद में एक कर लिया था रियो वाला, उसके बाद जो भी आज बचते हैं उनको आज एक ही क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। जो साथी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, साथ में टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करना है। वहाँ मेरे खुद के शॉर्ट नोट्स मिल जाएंगे आपको। और बाकी कोई अगर कोई आपके प्रश्न रहता है या फिर कौन सी आपको क्लास चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, नेक्स्ट क्लास वो आपकी हो जाएगी। आइए जो बाकी कन्वेंशन बचे उसको शुरू करते हैं। सबसे पहला अपना कन्वेंशन है वो है जैव विविधता सम्मेलन यानी CBD, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। यानी इसकी बार कई बार NTA क्या है फुल फॉर्म पूछ चुका है। क्या है फुल फॉर्म है, उसको आपको थोड़ा याद करना है। ठीक है, अब ये एक क्या है अंतरराष्ट्रीय संधि है, इंटरनेशनल कन्वेंशन है, जिसका उद्देश्य है पृथ्वी की जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी उसको क्या करना, बचाना, इसका सतत उपयोग और इसमें मिलने वाले लाभों का समान वितरण करना, यानी किसी एक का क्या नहीं करना, अधिकार नहीं करना। मूल जानकारी, इसका पूरा नाम है कन्वेंशन ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। स्थान कहां पर हुआ इसको थोड़ा ध्यान रखना, रियो डी जेनेरियो ब्राजील। रियो डी जेनेरियो में एक पीछे और अपने कन्वेंशन पढ़ चुके हैं, उसको भी थोड़ा साथ में तैयार रखना है। हस्ताक्षर की तिथि यानी 5 जून 1992, 5 जून 1992। 5 जून को क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। क्या है, विश्व पर्यावरण दिवस। अब देखो यहां से NTA दो प्रकार के प्रश्न फ्रेमिंग करता है, इसलिए थोड़ी चीजें क्या करना, ध्यान करना कि आपके यहां से एक तो है कन्वेंशन से, या तो सीधा कन्वेंशन का पूछेगा उसका उद्देश्य क्या है, या वो नहीं पूछ के क्या करेगा, इसके अंदर से पीछे आप 2025 के प्रश्न देखेंगे तो इसमें से क्या पूछा है, दिवस पूछे हैं। जैसे 5 जून को कौन सा पर्यावरण दिवस, विश्व एड्स दिवस कब है, विश्व गोरैया दिवस कब है, और भी जितने प्रकार के दिवस है, ओजोन दिवस कब है, वो सारा इनसे रिलेटेड करके पूछता है। तो जब इनको पढ़ेंगे तो आप ये नहीं कह सकते कि सर आपने वो नहीं करवाया, तो जो इंपॉर्टेंट डेट्स आ रही है उनको साथ भी आप पुट आउट करते चले। प्रवर्तन यानी इसमें जब चेंजिंग कब की गई, लागूकरण कब हुआ, तो 29 दिसंबर 1993 को ये लागू हो गया था। इसके संरक्षक संगठन कौन सा है, तो UNEP। पीछे जो भी इनके संरक्षक बताए हैं, UNIP, UNEP जो भी है, इनको भी थोड़ा साथ में क्या करना, याद रखना। तो इसका संरक्षक है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम, ये इसका क्या है, संरक्षक है। अच्छा, पृष्ठभूमि क्या है, लागूकरण कहां से इसका स्टार्ट होता है, तो 1980 और 90 के दशक में जैव विविधता की हानि तेजी से बढ़ी। यानी जो कुछ चीजें हमारे पर्यावरण के लिए, जो हमारे लिए इन्वायरमेंट जो अच्छी चीजें दे रहा है, उनका धीरे धीरे क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। वो चीजें धीरे धीरे क्या हो रही है, खत्म हो रही है। हर एक जो पर्यावरण में एलिमेंट्स है उसका क्या अस्तित्व है, जो वो चीजें कम होती है तो उनको जो भक्षक चीजें वो क्या होती है, धीरे धीरे बढ़ती है। तो इसको करने के लिए कुछ कई प्रजातियां जो विलुप्त होने लगी थी, इसलिए विश्व स्तर के संगठन और आवश्यक क्या हुई, महसूस हुई। जैसे आप देख रहे हैं भारत में टाइगर वाला चल रहा है, शेर वाला चल रहा है, इधर राजस्थान में जैसे घोड़ावन वाला चल रहा है। तो हर एक एरिया में जिनका अपना अपना अस्तित्व है, जो चीजें वहां पर पहले डिजर्व करती थी वो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। तो उसको क्या करना, वापस से उनको क्या करना, बढ़ावा देना। ठीक है, अब ये प्राणी तक ही नहीं है, कुछ पेड़ों की भी प्रजातियां हैं, कुछ जीवों की भी प्रजातियां हैं, कुछ ऐसे और भी कीट पतंग भी हैं, उनकी भी प्रजातियां हैं। तो वो सारी किस्म आती है रेड डाटा बुक में। किस्म आती है रेड डाटा बुक में, रेड डाटा बुक में। वहां पर उनका क्या किया जाता है कि विलुप्त प्रजातियां जो संकटग्रस्त होते हैं, बिल्कुल एकदम कि इनकी कुछ ही संख्या बची, अपने गिन सकते हैं 5, 7, 10, 20 तक की, उनको क्या किया जाता है, रेड डाटा बुक में क्या किया जाता है, इंक्लूड किया जाता है। इसी कारण 1992 में अर्थ समिट यानी रियो सम्मेलन में इस पर क्या किए गए, हस्ताक्षर किए गए। अब इसका मुख्य टारगेट क्या है, तो जैव विविधता का संरक्षण करना, यानी जो चीजें नष्ट हो रही है उनको क्या करना, बचाना, जो भी बची है उसके क्या करना, सतत यूज यानी सस्टेनेबल यूज। जैसे आपने पढ़ा था SDG एंड MDG, SDG और MDG, तो इनको भी साथ में क्या करना, आपको रिवीजन करना। यहां पर आ गया तो वापस एक टॉपिक क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। उसके बाद है लाभों का समान न्याय संगत क्या करना, वितरण करना, विशेष रूप से जेनेटिक संसाधन प्राप्त लाभों का क्या करना, यूज करना। अब प्रावधान क्या है, यहां से प्रश्न बनने की मुख्यतः संभावना रहती है आपकी, क्या रहती है, मुख्यतः संभावना रहती है। जैसे राष्ट्रीय जैव विविधता रणनीति बनाने की क्या है, आवश्यकता है।
यानी रणनीति बनाए जिसमें जो जीव कम हो रहे उनको क्या मिले, वापस से वो वापस से पर्यावरण में आए। यह प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी और बौद्धिक क्षमता अधिकार आईपीआर से जुड़े मुद्दे, ये ऐसे मुद्दे हैं, इनको भी क्या करना और बढ़ावा देना। पारंपरिक ज्ञान यानी जो ट्रेडिशनल नॉलेज है उसकी क्या करना, सुरक्षा करना, जो हमारे प्राचीन जो नॉलेज था उसका क्या करना, सुरक्षा। और राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण एनबीए की स्थापना का सुझाव भारत ने किया। ये भारत ने कहा कि एनबीए होना चाहिए, यानी नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्ट, बायोडायवर्सिटी एक्ट होना चाहिए। अब इसमें भारत की भूमिका क्या है, भारत ने कब लागू किया? तो भारत ने सीबीडी को 1994 में क्या किया था, अनुमोदित किया था। ये इंपॉर्टेंट है, क्या है 1994, ये इसको क्या किया था, अनुमोदित किया था। इसके आधार पर भारत में 2002 में जैव विविधता का अधिकार नियम बनाया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा प्रश्न बन सकता है कि भारत में जैव विविधता अधिनियम कब लागू किया गया। एनटी बहुत बार यहां से ये पीवाई की ग्रुप में क्या कर चुका है, पूछ चुका है इसको है। इसके अंतर्गत 3 प्रमुख संस्थाएं कौन कौन सी, इसको थोड़ा भी याद रखना। राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण राष्ट्रीय स्तर पर है, यानी ये भारत के स्तर पर है। राज्य जैव विविधता बोर्ड, स्टेट बायोडायवर्सिटी बोर्ड, ये राज्यों के स्तर पर है। जितने भी स्टेट्स हैं उन सभी स्टेट्स में ये बना हुआ है। उसके बाद में जैव विविधता प्रबंधन समिति, ये स्थानीय स्तर पर है, यानी आप ये मान लो डिस्ट्रिक्ट स्तर पर है। ये सारी चीजें क्या है, भारत ने अपने लेवल पर ये क्या कर रही है, चीजें फ्रेमिंग कर रखी है। इसके लिए इनकी अंतरराष्ट्रीय बैठकें कौन कौन सी हो चुकी है, कब हुए, जैसे इंपॉर्टेंट है कोप, क्या है कोप। अब कोप से बहुत बार पूछ चुका है, कोप कौन सा होने वाला है, या उसकी थीम क्या थी, या फिर कहां हुआ था, यहीं से सीधा प्रश्न पुट आउट करता है। तो कोप पहला हुआ था, वो कब हुआ था, 1994, कहां हुआ था, नासाओ बहामास, नासाओ बहामास। इसमें निर्णय क्या लिया गया, प्रारंभिक कार्य योजना क्या की गई, तय की गई, यानी एक रूपरेखा बनाई गई कि आगे वो किस प्रकार से काम करेगा, जो ये सीबीडी बन रहा है। इसके बाद था कोप 6, जो कि 2002 में हुआ का हेग नीदरलैंड में। इसमें क्या मिला, बांध दिशा निर्देश मिले और अपनाए गए। ये बांध दिशा निर्देश क्या कहे गए, अपनाए गए। उसके बाद में कोप 10, कोप 10 कब हुआ, 2010 में। कहां हुआ, नगयो जापान में। यहां पर एक आगे आ गया नगयो और कार्टागोना, ये 2 चीजें आएगी वहां पर, और नया प्रोटोकॉल है। तो यहां पर क्या बनाया, नगयो प्रोटोकॉल, इसको अपन अलग से करेंगे। तो ये किस में था, कोप 10 में। ये चीज याद रखना, सीधा प्रश्न बनता है, नगया प्रोटोकॉल है किसके तहत अपनाया गया, तो कोप 10 के अंदर 2010 में इसको स्वीकार किया गया। कोप 11 है, वो कब हुआ, 2012 में। कहां पर, भारत के हैदराबाद में, भारत के हैदराबाद में, और भारत में आयोजित हुआ। और जैव विविधता वित्त पोषण पर क्या दिया गया, जोर दिया गया, यानी इसमें भी क्या होनी चाहिए, फंडिंग टाइप में होनी चाहिए। फिर है कोप 15, कोप 15 जो 2022 में हुआ, मॉन्ट्रियल कनाडा में। क्या हुआ इसमें, कि ये अपनाया गया क्या, कुनमिंग मॉन्ट्रियल ग्लोबल बायोडायवर्सिटी फ्रेमवर्क अपनाया गया। 2030 तक 30% भूमि और समुद्र क्षेत्र का क्या करना, अपना जो लक्ष्य है उसको क्या करना, प्राप्त करना, यानी जो 13% है, कब तक, 2030 तक। टारगेट कितना है, 30% तक क्या करना, इसको क्या करना, अपने जो लक्ष्य है इसको प्राप्त करना। ये किस में था, सीबीडी के अंतर्गत। किसके में था, सीबीडी के अंतर्गत। तो एक तो आपको जहां से अगर प्रश्न बनता है तो एक तो नगयो आपको याद रखना है, नगयो। किगाली जैसे कब हुआ था, 2016 में हुआ था। उसी प्रकार नगयो को कब अपनाया गया, 2010 में। कब अपनाया गया, 2010 में। और कोप नंबर कितना था, कोप नंबर 10, 10 नहीं था, सॉरी, ये 2000 नगया 2010 है, यार कोप भी 10 ही है, सही है, कोप भी 10 ही है, ठीक है। इसके आगे का जो है वो आगे पढ़ते हैं। दूसरा आगे आता है नगया प्रोटोकॉल, जो इसी के अंतर्गत अपनाया गया था। तो इसमें क्या है, तो नगया का पूरा नाम है नगया प्रोटोकॉल ऑन एक्सेस टू जेनेटिक रिसोर्सेज। इसका आपको पूरा नाम रखने की कोई जरूरत याद नहीं है। लेकिन पृष्ठभूमि कहां से आई, तो पृष्ठभूमि जैसे आपने पढ़ा, क्या सीबीडी, क्या सीबीडी, ये सीबीडी से इसके क्या बनी, पृष्ठभूमि बनी। तो यह प्रोटोकॉल जैव विविधता सम्मेलन यानी अपने ये कन्वेंशन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, इसके तीसरे उद्देश्य यानी लाभों का समान वितरण और न्याय संगत वितरण को लागू करने के लिए क्या किया गया, अपनाया गया था। इसको कब लागू किया गया, 1992 में सीबीडी लागू हुआ, परंतु इसके बेनिफिट शेयरिंग के लिए विस्तृत प्रावधान नहीं थे। मतलब एक ब्रॉडबैंड के रूप में एक ये आपका रूपरेखा नहीं बनी थी। इसीलिए 2010 में सीबीडी की कोप 10 की बैठक के दौरान नगयो यानी जापान में इसे क्या किया गया, स्वीकार किया गया। तो इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट आपको मानना है, ठीक है। यहां से
अब इसके बिंदु क्या है, अपनाने की तिथि कौन सी है, तो 29 अक्टूबर 2010 को इसको अपनाया गया। यानी लागू कब हुआ, ये 12 अक्टूबर 2014 को ये क्या हुआ, लागू हुआ। दोनों तिथि आपको थोड़ी सी याद रखनी, लेकिन पहले आप अपनाने वाली तिथि को ज्यादा महत्व देंगे। नेक्स्ट स्थान नगयो वाला ये हो गया था। इसके बाद में मुख्य उद्देश्य क्या है, तो जैव संसाधनों की पहुंच को नियंत्रित करना, यानी सभी का अपना अपना हक है। जैसे रिसोर्सेज होते हैं संसाधन, उसी प्रकार का ये सीबीडी है, तो इस पर भी सभी का हक होना चाहिए। उन संसाधनों से प्राप्त लाभ जैसे दवा, अनुसंधान आदि का समान वितरण सुनिश्चित करना, और स्थानीय समुदाय और पारंपरिक ज्ञान धारकों को उचित अधिकार देना। जो भी अपने अपने एरिया में स्पेसिफिक नॉलेज रखते हैं उनको भी उसका क्या देना, अधिकार देना। प्रावधान कौन से वे, किसी देश या समुदाय के जैव संसाधन का उपयोग करने से पहले पूर्व सूचना और सहमति प्रायर इन्फॉर्म्ड कंसेंट पीआईसी का आवश्यक है। एंड पीआईसी आप बिल्कुल याद रखेंगे, पीआईसी ये किस में है, तो नगयों में है। और परस्पर सहमति की शर्तें क्या है, एमएटी का क्या करना, तय करना, एमएटी तय करना। नेक्स्ट है, देशों को राष्ट्रीय स्तर पर कानून बनाकर इन नियमों को लागू करने के लिए क्या दिया गया, अधिकार दिया गया। और भारत में यह जैव विविधता अधिकार नियम 2002 एनबीए के माध्यम से लागू किया गया। एनबीए कहां पर है, राष्ट्रीय स्तर की क्या है, संस्था है। सार क्या निकला, जिन संसाधनों और पारस्परिक ज्ञान से लाभ मिलता है उन लाभों को स्थानीय समुदाय को समान भागीदारी सुनिश्चित करना। यानी मेनली आप अगर नगयों में याद रखेंगे तो कुछ नहीं करना आपको, कोप 10 2010 और जापान से लागू हुआ। और टारगेट क्या था कि सभी को संसाधनों का क्या होना चाहिए, समान वितरण होना चाहिए। बस ये शॉर्ट नोट्स है, इसके ज्यादा आप कुछ नहीं याद करना। अब दूसरा इसी के अंतर्गत और आता है, वो है कार्टागोना। कौन सा है, कार्टाजेना प्रोटोकॉल। यहां से भी प्रश्न पूछता है एनटी सीधा, तो इसका पूरा नाम वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आगे की जो चीज है उसको याद करते हैं। तो 1990 के दशक में जैव प्रौद्योगिकी और इसमें जीएमओएस को तेजी से उपयोग में पर्यावरण और मानव स्वास्थ्य के लिए खतरे पैदा किए। इसको खतरे को नियंत्रित करने के लिए 2000 में यह प्रोटोकॉल क्या किया गया, बनाया गया था। कब, 2000 में। कब, 2000 में। अब इसका हो सकता है इसमें क्या पूछ ले, क्रम पूछ ले, किसका, कि कौन सा प्रोटोकॉल पहले अपनाया गया। क्रम किसका पूछेगा, किनका, प्रोटोकॉल का। किनका, प्रोटोकॉल, कौन सा प्रोटोकॉल पहले अपनाया गया, कौन सा बाद में अपनाया गया। अब इसके अपनाने की तिथि 29 जनवरी 2000 को, प्रवर्तन तिथि 11 सितंबर 2003, यानी इसको ये लागू हो गया था पूरी कंट्री में। और कार्टागोना कहां पर है, कोलंबिया में। कहां पर है, कोलंबिया में। जैसे नगयो कहां पर है, जापान में। और ये सीबीडी कहां हुआ था, अपने ये इसमें नगयो में, इसमें हुआ था। और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूएनईपी के अंतर्गत ये कार्यक्रम चलता है, और भारत ने इसको 2003 में क्या कर लिया था, अनुमोदित कर लिया था। ये थोड़ा क्या करना, याद रखना। उद्देश्य क्या है, तो आनुवंशिक रूप से परिवर्तित जीव के सुरक्षित हस्तांतरण, संचालन और उपयोग को नियंत्रित करने के लिए लागू किया गया था। और मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की सुरक्षा भी क्या करना, सुनिश्चित करना था। और सावधानी सिद्धांत ये अपनाया गया, अगर किसी को जीएमओ के प्रभाव को लेकर अनिश्चितता हो तो इसके प्रयोग से पहले सावधानी बरतनी चाहिए, सावधानी बरतनी चाहिए। एग्रीमेंट क्या हुआ, किसी देश को एलएमओ जीएमओ को आयात करने से पहले जानकारी देना अनिवार्य है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर कोई देश ये जीनों का हस्तांतरण वगैरह भी करता है, जीवों का हस्तांतरण करता है, तो इससे पहले जानकारी देना आवश्यक है इस प्रोटोकॉल के तहत में। फिर है इसमें है कि BCH यानी बायोसेफ्टी क्लियरिंग हाउस, सूचना के आदान प्रदान के लिए अंतरराष्ट्रीय ऑनलाइन तंत्र है। यानी आप यहां पर ऑनलाइन भी सूचना दे सकते हैं। राष्ट्रीय बायोसेफ्टी कानून का निर्माण किया और पर्यावरण प्रभाव का क्या किया, मूल्यांकन के लिए अनिवार्य किया गया। और भारत की स्थिति क्या थी, भारत ने 2003 में इसको क्या कर लिया था, लागू कर लिया था। अब नगयो और कार्टागोना में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है दोनों में, तो इसमें दोनों में अपन देख लेते हैं। ये 2010 में लागू हुआ नगयो, जबकि कार्टागोना इससे 10 वर्ष पहले लागू हो गया था, यानी 2000 में आ गया था। ये जैव विविधता पर है, सीबीडी पर है, और जबकि ये किस में है, जीएमओ एंड जैव प्रौद्योगिकी की क्या करना, सुरक्षा करना, यानी टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आ गया। मुख्य विषय क्या था, एक्सेस एंड बेनिफिट शेयरिंग, और इसमें क्या है, बायोसेफ्टी ऑफ LMOS। प्रकृति क्या है, ये सामाजिक पर है, ये वैज्ञानिक सुरक्षा पर आधारित है। और भारत ने 2012 में नगयो को लागू किया, इसने यहां पर लागू किया। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है और एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दोनों के बीच में डिफरेंस का। ठीक है, ये नगयो और कार्टागोना हो चुके हैं। नेक्स्ट है अपने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन,
यहां से मैं बता रहा हूं एनटीए ने इतने भर भर के प्रश्न पूछे इस टॉपिक से, अंतरराष्ट्रीय सौर संधि से, कि आप पीछे से मतलब 2023 से लेकर 25 तक आपको देखेंगे तो हर पेपर के अंदर ये प्रश्न मिला है। 24 में मिला है, 25 में मिला है। अंतरराष्ट्रीय सौर संधि कब हुई, जैसे कि मैंने आपको पीवाई को बताया, कौन सा देश है, कौन सा देश इसके संगठन है, या फिर कौन से देश पर ये ज्यादा काम करता है, मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, किस पर ज्यादा काम करता है, ये इसके प्रश्न पूछे गए हैं। तो आईएसए इंटरनेशनल सौर अलायंस, इसका मैन पूछने का रीजन क्या है मैं बता देता हूं। इसका मुख्यालय कहां पर है, भारत में। कहां पर है, भारत में। और भारत में कहां पर है, गुरुग्राम, यानी जिसको आप गुड़ग्राम बोलते हैं, वो कहां पर है, हरियाणा में। कहां पर है, हरियाणा में। यहां से स्टार्ट हुआ था, इस कारण से ये प्रश्न ज्यादा पूछता है। तो अंतरराष्ट्रीय सौर संधि एक वैश्विक संगठन है जिसका मुख्य काम क्या है, सौर ऊर्जा को क्या देना, बढ़ावा देना। अब जैसे सौर ऊर्जा बढ़ावा देंगे तो जैसे राजस्थान जैसे इलाके भारत में, जहां पर 365 दिन में से 360 दिन ओनली फॉर सूर्य दिखता है, इसका मतलब कितनी ज्यादा सौर की संभावना रहेगी। इसको बढ़ावा देने के लिए ये चीजें कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों पर निर्भरता घटाना, जैसे अनवीकरणीय यानी जैसे परंपरागत जो भी रिसोर्सेज चलते आ रहे हैं, जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जितनी भी प्रकार की हम एनर्जी बनाते हैं, वो रिसोर्सेज जो खत्म होने वाले हैं उनकी डिपेंडेंट क्या करना, हटाना, इन पर डिपेंड नहीं रहना, नवीकरणीय स्रोत बनाना। इसका कहने का अर्थ क्या है, नवीकरणीय स्रोत बनाना, नवीकरणीय स्रोत बनाना, स्रोत बनाना। ठीक है। जलवायु परिवर्तन से निपटना, यानी जो चीजें एनवायरमेंट को नुकसान पहुंचा रही हैं, जैसे कोयला हो गया। अब कोयले से एनर्जी तो बनाएंगे, लेकिन जब कोयले का यूज करेंगे वो क्या निकलता है, धुआं। और धुएं में क्या होता है, कार्बन। और कार्बन में सबसे ज्यादा मात्रा किसकी, CO2। और CO2 क्या करती है, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाती है। मुख्य बिंदु शुरुआत कब हुई थी, तो 3 नवंबर 2015। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से सीधा पूछ चुका है। डेट आगे वाली भले याद करना ही मत करना, लेकिन 2015 को याद करना है। स्थान कौन सा था, पेरिस, फ्रांस। COP21 जलवायु सम्मेलन के दौरान इसको क्या किया गया, इस पर बात की गई। किस पर, इस पर, ये अपने ISA पर। स्थापक देश कौन से, भारत और फ्रांस। यहां पर भी बहुत बार प्रश्न पूछ चुका है, भारत और फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस, भारत प्लस फ्रांस। ये भी PYQ में पूछा हुआ है, ये भी PYQ में पूछा है। इस बार ये पूछ सकता है COP21 कब लागू हुआ, COP21 में। नगोया कब था, COP10 में। और 2010 में, 10-10 ये वाला। मुख्य उद्देश्य क्या है, तो सौर ऊर्जा को बढ़ावा देना। और मुख्यालय कहां पर है, गुरुग्राम, हरियाणा में। ये भी PYQ में पूछ चुका है। यानी एक से पेज से आप देखेंगे तो यहां से आपको जो चीजें दिखेगी, 1, 2, 3 और ये 4 चीजें आपको मिलेगी। लेकिन ये अभी तक प्रश्न नहीं पूछा है, तो नया प्रश्न कहां बन सकता है, पेरिस, फ्रांस। COP21 में इसकी स्थापना के लिए कुछ सुझाव आए थे। औपचारिक प्रवर्तन तिथि लागू कब हो गया था, 2017 को ही लागू हो गया था। वर्तमान में इसके 120 प्लस देश क्या है, इसके सहयोगी रूप में काम कर रहे हैं। यानी जहां जहां पर भी हो रहे, सौर को बढ़ावा मिल रहा है। ठीक है ना। सौर ऊर्जा के उपयोग को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा देना, तकनीकी और सस्ता सुलभ बनाना, और सौर ऊर्जा का निवेश वित्त पोषण के लिए सदस्य देशों को जोड़ना, और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए स्वच्छ ऊर्जा को उपयोग में बढ़ावा देना। जैसे स्वच्छ ऊर्जा आपने SDG पढ़ी होगी, तो SDG का गोल नंबर कितना है जो स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देता है, वो यहां से प्रश्न फ्रेमिंग करेगा। ये ऐसे इसी प्रकार को रिलेट करता है। एनटीए क्या करता है, जैसे SDG का कितना नंबर उद्देश्य सौर ऊर्जा को बढ़ावा देता है। जैसे कि अभी राजस्थान, ये भारत में, ये स्वच्छ ऊर्जा में 1 नंबर है, यानी उसका जो SDG का जो टारगेट है उसको प्राप्त कर लिया। शायद वो 7 नंबर है, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं 7 नंबर है SDG, नहीं तो आगे पीछे भी हो सकता, थोड़ा आप देख लेना। ऊर्जा सुरक्षा और सतत विकास को क्या करना, प्रोत्साहित करना, यानी इसको बढ़ावा देना। अब इसकी पृष्ठभूमि क्या रही, इसका टारगेट है, यहां से स्लोगन से ये PYQ पूछा गया है, 1 सन 1 वर्ल्ड 1 ग्रिड। ये अर्थात 1 सूरज 1 विश्व 1 विद्युत जाल। इसको आप अंग्रेजी में रखेंगे थोड़ा और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कभी कभार एनटीए इसको वर्ड में ऐसे चेंज करता है कि हिंदी को समझ ही नहीं आती। 2015 में भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और फ्रांस के राष्ट्रपति कौन थे, फ्रांस का ओलांद, इन दोनों ने मिलकर ये इनिशिएटिव क्या किया था, स्टार्ट किया था। सदस्यता पात्र कौन से है, वे देश जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, PYQ पूछ चुका है, इस बार पूछने की ज्यादा चांस है। ठीक है ना, ये प्रश्न अभी तक पूछा नहीं है, इसीलिए थोड़ा ध्यान रखना कौन से देश है। तो एक तो कर्क रेखा, कौन सा है, कर्क रेखा, और कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में, कर्क रेखा और मकर रेखा के क्या होना चाहिए, बीच में, क्या होना चाहिए,
इन रेखाओं के बीच में होना चाहिए। लेकिन अब अन्य देश भी इनके भागीदार और सहयोगी सदस्य के रूप में शामिल भी हो सकते हैं। बाकी देश भी इसमें भाग ले सकते हैं जो कि इनके बीच में नहीं आते हैं। मुख्य कार्यक्रम कौन कौन से चलाए हैं? तो सोलर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन रिसोर्सेज सेंटर यानी स्टार सी, इस तकनीक में प्रशिक्षण और अनुसंधान केंद्र बनाए। इसके बाद एफईएस बनाए, अफोर्डेबल फाइनेंस और सोलर, सौर परियोजना के सस्ती वित्तीय सहायता देने के लिए। और सोलर स्केलिंग सोलर एप्लीकेशन फॉर एग्रीकल्चर यूज, कृषि में भी ऊर्जा का बढ़ावा देना, जैसे कि मोदी जी अभी कह रहे हैं। आईएसए इंटरनेशनल सौर अलायंस सोलर अवार्ड, उत्कृष्ट सौर परियोजना को क्या करना? सम्मान देना। यानी जो व्यक्ति सौर को बढ़ावा दे रहे हैं, जो संस्थाएं सौर को बढ़ावा दे रही, उनके लिए क्या करना? प्रोत्साहन, उनको सम्मानित करना। और भारत की भूमिका इसमें, भारत इसका मेजबान देश है और मुख्यालय भी भारत में इसमें है। और भारत ने रुपए 175 करोड़ की इसकी क्या दी है? सहायता दी है। भारत की होगी उपलब्धि क्या है? तो आईएसए अब एक कानूनी रूप से मान्यता प्राप्त अंतरराष्ट्रीय संगठन है। लगभग सभी विकासशील देश इसके क्या है? सदस्य। दोनों बता चुका हूं, एक विकसित और एक विकासशील। विकासशील मतलब जिनमें सेकेंडरी सेक्टर यानी इंडस्ट्री अभी क्या हो रही है? डेवलपिंग में है। जीडीपी में उनमें उसका क्या है? योगदान धीरे धीरे क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो वो देश सारे इसमें है। और सौर ऊर्जा के निवेश तेजी आई है, विशेषकर अफ्रीका और एशिया देशों में। अफ्रीका और एशिया देशों में, जहां पर सूर्य क्या रहता है? ज्यादा तपता रहता है। हाल ही की गतिविधि क्या है? तो आईएसए ने 2030 तक 1000 गीगावाट सौर क्षमता विकसित करने के लक्ष्य रखा है। ये इंपॉर्टेंट है भाई, कि पूछ सकता है आईएसए ने 2030 तक कितना टारगेट रखा है? तो कितना रखा है? 1000 गीगावाट। 1000 गीगावाट। अब इसको हो सकता है वो कुछ में भी बदल ले, हर्ट्ज में भी बदल ले, मेगावाट में बदल ले, गीगावाट में बदल दे, वो उस पर है। और कोप 28 में आईएसए ने ग्लोबल सोलर फैसिलिटी नामक फंड की घोषणा की है। तो आपको ये याद रखना है कोप 28 हुआ कहां पर था, ये चीज आपको याद रखनी। ठीक है, कोप अभी के जो ताजा है 24, 25, 26, 27, 28, 29। ठीक है, मुख्य कोप कौन कौन से ये स्थापित है? 2015 भारत में स्टार्ट कर दिया था और 2017 में इसका क्या हो गया था? लागूकरण हो गया था। ये सारे अपने चीजें कर ली है। तो ये अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन था, क्यों इंपॉर्टेंट था वो चीज मैंने आपको बता दी। अब है पेरिस समझौता। पेरिस समझौता कब आया? तो पेरिस समझौता कब आया? 2015 में। कब आया? 2015 में। इनके स्थापना वर्ष तो आपको रट ही लेने हैं। स्थापना वर्ष कहां हुआ? कौन से कोप सम्मेलन से आया? पेरिस समझौता एक वैश्विक जलवायु संधि है। क्या है? जलवायु संधि। ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है। ग्लोबल क्लाइमेट ट्रीटी है, जिसका उद्देश्य क्या है? वैश्विक तापमान वृद्धि को क्या करना? सीमित करना। और इसके लिए कौन सी है? जिसको क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। क्या बोलते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग, जिसके लिए कौन इफेक्टिव है? ग्रीन हाउस गैस है। कौन सी है? ग्रीन हाउस गैस है। तो ग्रीन हाउस गैस है कौन सी है? उसको भी इसके साथ में क्या कर लेना? निपटा लेना। कौन कौन सी है? जिसका परसेंटेज सबसे ज्यादा योगदान है वो। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को क्या करना? घटाना। और सतत विकास को क्या देना? बढ़ावा देना। हर जगह क्या हो रही है? एसडीजी को क्या देना? बढ़ावा देना। उन गोल को क्या करना? प्राप्त करना। यानी सभी के लिए क्या होना चाहिए? समानता होनी चाहिए। कहां से स्टार्ट हुआ था? तो इसके लिए एक संस्था है, कौन सी? यूएनएफसीसीसी। यूएनएफसीसीसी यानी यूएन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। यूएन यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। इसकी फुल फॉर्म याद रखना। कौन सी संस्था किसके लिए काम करती है, इसको थोड़ा अलग से शॉर्ट नोट्स में अलग से पुट आउट कर लेना। कहां पर हुआ? पेरिस। पेरिस है कहां पर? फ्रांस में। सम्मेलन कौन सा था? कोप 21। कौन सा था? कोप 21। स्वीकृति तिथि 12 दिसंबर 2015 को और हस्ताक्षर की शुरुआत 22 अप्रैल 2016 को होती है, जिसमें क्या बनाया जाता है? 22 अप्रैल को क्या है? 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस है। क्या है? पृथ्वी दिवस है। पृथ्वी दिवस यानी अर्थ डे है। तो यहां से ही प्रश्न बनते हैं, नया एंटी कहीं से नहीं जाता। कौन सा किस दिन लागू है, इसी कारण से वो प्रश्न पूछता है। विश्व ये अपने पर्यावरण दिवस के लिए, जैव विविधता दिवस इसके लिए ये, और इसमें शुरुआती जो आपने मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पढ़ा था उसमें ओजोन दिवस था, उस दिन हस्ताक्षर हुए थे। प्रवर्तन तिथि ये कुछ लागू है नहीं, ये संस्था आपने पढ़ ली। भारत ने अनुमोदन कब किया? तो 2016 में, यानी गांधी जयंती के दिन। 2 अक्टूबर को गांधी जी की जयंती है, उस दिन यह लागू किया गया। टारगेट को और पढ़ लेते हैं। वैश्विक तापमान वृद्धि को क्या करना? कम करना। जैसे कि औद्योगिक क्रांति से पहले 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना? कम रखना। ये इंपॉर्टेंट है भाई। 2 डिग्री सेंटीग्रेड को क्या करना? 2 डिग्री सेंटीग्रेड से क्या रखना? कम रखना। किसको? टेम्परेचर को।
और प्रयास करना कि ये 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही क्या करें, सीमित रहे, इससे ज्यादा नहीं बढ़े। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी देशों में स्वैच्छिक रूप से ये प्रस्तुत किया गया है, जिसके माध्यम से ये चीजें क्या हो, कम हो। जो चीजें अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही उन चीजों पर क्या किया जाए, प्रतिबंध लगाया जाए। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव में अनुकूलन को क्या देना, बढ़ावा देना। और विकासशील देशों को वित्तीय सहायता देना, जैसे विकसित देश 2020 तक 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रतिवर्ष देने की क्या हुई है, सहमति हुई है। विकसित देश कौन से हैं, जैसे चीन हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, उसके बाद में फ्रांस हो गया, या फिर जर्मनी होगी। जो डेवलपिंग कंट्री है वो सारे देश क्या करेंगे, 100 बिलियन अपनी इकोनॉमी अमेरिकी डॉलर से इनको देंगे। लेकिन समान लेकिन विभेदित उत्तरदायित्व क्या करना है, इस सिद्धांत को बनाए रखना। अब ये कानूनी रूप से बाध्यकारी संधि है। क्या है, बाध्यकारी, यानी आपको लागू करना अनिवार्य है। क्या है, अनिवार्य, अगर पर्यावरण को बचाना है। सदस्य देश कितने, लगभग 195 देश इसके सदस्य। एनडीएस प्रणाली क्या है, तो प्रत्येक देश अपने उत्सर्जन घटाने के लिए लक्ष्य स्वयं तय करेगा। जैसे अगर भारत कह देता है कि मैं क्या करता हूं, टेम्परेचर 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर नहीं बढ़ने दूंगा, तो ये भारत स्वयं तय करेगा, ठीक है ना। लेकिन 2 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क क्या है, देश अपनी प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से देंगे, यानी उनको बताएंगे कि हमने ये साल में ये चेंजेज किए हैं, इतने डिग्री सेंटीग्रेड को क्या किया, कम किया, इतनी ग्रीन हाउस गैसों पर क्या किया है, कमी पाई है। और ग्लोबल स्टॉक टेक क्या है, तो हर 5 वर्ष में सामूहिक प्रगति की क्या होगी, समीक्षा की जाएगी, जिसका पहली बार 2023 में हुई है। जिसकी पहली कब हुई है, 2023 में। तो 2023 के 500 जोड़ लो, तो अगली समीक्षा कब होगी, 2028 में। लेकिन 2028 से पहले अपने को क्या करना है, जेआरएफ प्राप्त कर लेना, नहीं तो भाई वो रिपोर्ट याद करनी पड़ेगी। और लॉस ऑन डैमेज मैकेनिज्म क्या है, तो जलवायु आपदा से प्रभावित होने वाले देशों को सहायता के लिए एक तंत्र बनाना, जो इन क्लाइमेट से जो प्रभावित होते हैं उनके लिए बनाना था। अब भारत ने इसमें क्या किया है, तो भारत 2005 की तुलना में जीडीपी की उत्सर्जन तीव्रता 2030 तक 45% तक घटाएगा। उसको 45% तक क्या लाएगा, 55% तक क्या लाएगा, कमी लाएगा। 2030 तक 50% ऊर्जा क्षमता गैर जीवाश्म से प्राप्त करेगा, जो मतलब रिन्यूएबल एनर्जी है उससे प्राप्त करेगा। चाहे सौर से करो, चाहे जल से करो, चाहे और भी ले लो, पवन से करो, जिससे भी करो, लेकिन उनसे प्राप्त करेगा। और 2070 तक नेट जीरो उत्सर्जन का लक्ष्य प्राप्त करेगा। तीनों ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और तीनों पर ही क्या पूछ चुका है, एनटीए पीवाईक्यू पूछ चुका है। तीनों पर एक एक लाइन पर पूछ चुका है। नेट जीरो का टारगेट कब तक रखा है, 2030 तक ऊर्जा का टारगेट कितना रखा है, और 2005 की तुलना में जीडीपी में 2030 तक कितना टारगेट रखा है। सम्मेलन कौन कौन से हुए, कोप 22 ये आपको बताए हुए हैं वैसे, लेकिन कोप 28 है वो 2023 में हुआ। कहां पर हुआ, दुबई में, जिसमें ग्लोबल स्टेक टेक रिपोर्ट क्या की गई, जारी की गई, जो कि आपकी क्या है, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में ये लागू करने वाला, ये अपने सारी चीजें बता दी है, तो इसमें ज्यादा कुछ करने की जरूरत है नहीं। नेक्स्ट अपने जो एक बचा है उसको अपने देख लेते हैं। नहीं, कंप्लीट हो गया था। तो ये अपने मेन जो कन्वेंशन है उसमें मॉन्ट्रियल एक अलग कराया, मैंने रियो एक अलग कराया, वो 5-5 मिनट की क्लास है, वो आप देख लेना। और ये आपका पूरा कन्वेंशन एक ही क्लास के अंदर है। इसकी पीडीएफ मेरे JRF/विजन है, उस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। लिंक पर आप यूट्यूब चैनल पर सर्च करेंगे तो वहां पर अपने को ये मिल जाएगी। लेकिन जो बंधु नए हैं, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट क्लास आपकी मेमोरी पर रहने वाली है। मेमोरी होते ही तुरंत आपकी पीवाईक्यू वाली सीरीज तुरंत मैं स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो दिसंबर तक जारी रहेगी। तो जो बंधु नए हैं तो यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब करें, अपने साथियों के साथ भी शेयर करें। क्लास आप देख के जाते थोड़ा उस बटन को भी दबा दीजिए जो सब्सक्राइब सदस्यता वाला है। सदस्यता लेंगे तो आपको बेनिफिट ही मिलने वाला, ये नहीं है कि आपका लॉस होगा, ठीक है ना। तो ये सारी बातें, बाकी अच्छे रहिए, पढ़ते रहिए, और नेक्स्ट मिलते हैं एक नई क्लास के साथ में।